नीचे गिरना, नीचे गिरना को क्या बोलते हैं? फॉल। नीचे गिरना को क्या बोलते हैं? फॉल। और जैसे पेड़ काटना या काट के गिराना उसको बोलते हैं फैल। समझ गए फॉल और फैल का अंतर? फॉल माने गिरना और फैल माने गिराना। फॉल माने गिरना और फैल माने गिराना। फॉल माने और फैल माने, मैं फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ फिलहाल, सेकंड फॉर्म पे नहीं आ रहा हूँ। फॉल माने स्पेलिंग बोलो। फॉल माने गिरना और फैल माने एफ ए, यानी कि किसी चीज़ को, यानी कि अब जो नीचे वाली जो फैल है, फैल ये तो है ट्रांजिटिव वर्ब, ये अपने बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेगी। किसको गिराना या किसको गिरना, कौन सा सही है? मैं कहूँ किसको गिराना या किसको गिरना? किसको गिराना, यानी कि ऑब्जेक्ट किसके बाद में आएगा? फॉल के बाद में या फैल के बाद में, है ना? वो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तुमको, तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है फिलहाल, समझ लो उस चीज़ को तुम। फॉल माने होता है गिरना और फैल माने गिराना, ठीक है? हैंग, हैंग माने होता है फांसी पर लटकाना और टांगना, दोनों का अर्थ होता है फैल, वो हैंग HA। लेकिन इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है ये चेंज हो जाती है। ये देखो आगे हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, अगर ईडी लगता है तो उसका मतलब है कि फांसी पर लटकाना, फांसी पर। और दूसरा है हैंग के बाद में अगर हंग आ जाए तो उसका अर्थ है टांगना, टांगना को बोलते हैं हैंग, हंग, हंग। और फांसी पर लटकाना को बोलते हैं हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। जैसे कोई जज होता है, वो किसी मुजरिम को वो देता है फांसी की सज़ा, तो उसको कैसे देता है? जैसे कि टेररिस्ट इज सेंटेंस्ड या फिर ऑर्डर फॉर हैंग्ड टिल डेथ, यानी कि इसको जब तक लटकाया जाए जब तक ये मरे नहीं, तो उसके लिए प्रयोग होता है हैंग्ड। यानी कि हैंग्ड किसको बोलते हैं? फांसी पर लटकाना। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग्ड यानी कि फांसी पर, और हैंग, हंग मतलब टांगना। बोलो, हैंग, हंग, हंग, टांगना। अगला है देखो फाइंड, फाउंड। फाइंड माने क्या होता है? फाइंड माने होता है पाना, पाना को क्या बोलते हैं? फाइंड। और फाउंड FO, जैसे तुमने सुना होगा कि इस कोचिंग का फाउंडर वो है, इस विद्यालय का फाउंडर वो है फाउंडर। फाउंड माने स्थापना करना और फाउंडर माने स्थापना करने वाला। उसी प्रकार फाइंड माने होता है पाना, फाइंड माने और फाउंड माने स्थापना करना या नींव डालना। देखो फाइंड, फाउंड, फाइंड, फाउंड, पाना की हो गई है, तो फिर है फाउंड यानी कि स्थापना करना। फाउंड, फाउंडेड, फाउंड, फाउंडेड यानी कि स्थापना करना, स्थापना की, स्थापना कर चुका, समझिए। और उसका अर्थ है फाइंड यानी कि पाना, पाया, पा चुका, समझ रहे हो? ग्राइंड माने होता है पीसना, ग्राइंड माने, और ग्राउंड होती है धरती या आधार पर रखना। जैसे मैं कहूँ कि मैंने इस मोबाइल को ग्राउंड कर दिया, मतलब ग्राउंड पर रख दिया, ज़मीन पर रख दिया या फिर नीचे इसको टिका दिया, समझ रहे हो? जैसे दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तो उनको क्या करना होता है? चित्त करना होता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड करना, मतलब उसको नीचे टिका देना, उसको बोलते हैं ग्राउंड। क्या करना? ग्राउंड करना। और ग्राइंड माने, जैसे मिक्सी में हम प्याज की चटनी पीसते हैं तो प्याज को क्या करते हैं? ग्राइंड, समझ गए? ग्राइंड माने, ग्राइंड की सेकंड फॉर्म, हाँ ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। अब ग्राउंड ये फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब है धरती या ज़मीन पर रखना। ग्राउंड माने एक होता है धरती, मैं कहूँ कि मैं ग्राउंड पे चल रहा हूँ मतलब धरती पे चल रहा हूँ। एक मैं कहूँ मैंने इस चीज़ को ग्राउंड कर दिया, यानी कि धरती पर रख दिया, नीचे रख दिया। ग्राउंड, ग्राउंडेड। अगला देखो बियर, बोर, बॉर्न। बियर माने होता है पैदा करना, और इसी बियर का मतलब ये भी होता है क्या? सहना।
एक सेकंड। हाँ भाई, हाँ बियर माने जो फर्स्ट फॉर्म है उसका मतलब मैंने तुमको इससे पहले ही बताया था, मतलब सहना या पैदा करना, होना, मैंने इसका अर्थ बताया था ना। तो बियर माने एक होता है पैदा करना या सहना, लेकिन जब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म की बारी आती है तो इनका अर्थ चेंज हो जाता है। बियर बोर, बियर बोर, दोनों का यही है, बियर बोर बोर्न। अंतर क्या है? अंतर है अगर BORNE आ जाए, BORNE, तो उसका अर्थ है सहना, और BORN आ जाए बस तो उसका मतलब है पैदा किया। समझ गए? जैसे आई वॉज बॉर्न इन भरतपुर, तो वहाँ कौन सा बॉर्न आएगा? ये पैदा करने के अर्थ में BORN आता है, और सहने के अर्थ में BORNE। इनको याद कर लेना, ये सिर्फ 12 ही, ज़्यादा नहीं है। हाँ भाई, BORN का मतलब पैदा करना, और BORNE सहना। बियर बोर, बॉर्न। फिर है आगे रैंड, REND, रैंड माने चीरना, किसी चीज़ को चीरना। इस रैंड की सेकंड फॉर्म में रेंट। हम जैसे किसी कमरे पे रहते हैं, जैसे कि किराए पे, जयपुर में जैसे कमरा लेके किराए पे लेके हम रहते हैं कमरा, बन गया सर है। हाँ हाँ, वो बंद हो, देखिए सामने लाइट वाइट देखो। हाँ भाई इधर देखो, फॉल ट्रांजिटिव वर्ब है या फैल ट्रांजिटिव वर्ब है? फैल। फॉल माने गिरना, फैल माने गिराना। ठीक है, एक ये हो गई। लाई ट्रांजिटिव वर्ब है या ले ट्रांजिटिव वर्ब है? ले क्या है? लेटाना या कुछ, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। और इधर ये फैल क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेती है? और इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। जैसे कि पेड़ को काटना, विशाल को लेटाना। फिर एक और आगे वापस, राइज रोज राइजन, ये तो ITV, यानी कि जो काम अपने आप ही होता है वो तो होती है एक तरीके से ITV, और जिसको हम मतलब करते हैं वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि ऊपर उठना, तो सूरज अपने आप उठ गया ऊपर। फिर है रेज, रेज माने है ऊपर उठना या बढ़ाना, किसी चीज़ को क्या करना? रेज। जैसे मैं मेरी वॉइस को रेज करूँ, किसके अगेंस्ट? जैसे कोई गलत काम हो रहा है तो मैं मेरी वॉइस को क्या करूँगा? रेज करूँगा, यानी कि उठाऊँगा। ऊपर उठाना या बढ़ाना, ये एक तरीके से ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है। और RAZ, रेज, नष्ट करना, ये ट्रांजिटिव वर्ब। ये चारों नाम हो जाते हैं, पढ़ देने चालू यार। लाई, लाइड, लाइड, लाई माने झूठ बोलना। झूठ बोलने में क्या लगता है? ईड़ी लगता है, बाकी कुछ नहीं लगता। ले, लैन, ले, स्पेलिंग बोलो। ले लैड, उसका अर्थ क्या है? भाई लेन आ जाए जहाँ, लेन वहाँ तो होता है पड़ा पड़ा होना या लेटना, और हमें खुद को लेटाना होता है, उसका अर्थ है ले लेन, ले लेड लेड। जहाँ हमको खुद को बिछाना या लेटाना होता है वहाँ है ले लेड लेड, ले लेड। जहाँ हम खुद किसी को बिछा रहे हैं या फिर लिटा रहे हैं उसका अर्थ है ले लेड लेड। और फिर है लाई, ले, लेन, इसका अर्थ है लेटना या पड़े रहना। ये दो मीनिंग इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेना ढंग से। राइज रोज राइजन, इसका अर्थ है ऊपर उठना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। आगे देखो रेज, RAI, ऐसे रेज माने होता है उठाना या बढ़ाना, यानी कि मैंने मेरी आवाज़ उठाई तो आई रेज्ड माई वॉइस। तो रेज एक तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब है। रेज, रेज्ड, रेज्ड। फिर है रेज, रेज होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। RAZ, रेज,
रेज्ड, रेज्ड, RAZE मतलब नष्ट कर देना। RAZE रेज माने स्पेलिंग बोलो। ठीक है। LAY ले अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए मतलब लेट आना। अरे ले का मतलब लेट आना, और लेटना नहीं, लेट आना। LAY, LA इसके अर्थ में छुपा हुआ है LAY ले टाना। यार ये दो मीनिंग के ऊपर की लाई की, एक का अर्थ है झूठ बोलना और एक का अर्थ है लेटना। ठीक है। हाँ आगे देखो RAZE रेज माने, RAZE रेज माने लास्ट है करना। रेज, रेज्ड, रेज्ड। आगे देखो स्टिक, स्टक, स्टक, स्टिक माने चुबाना किसी चीज़ का। जैसे आई स्टिक समथिंग, जैसे मैं कोई चीज़ चुबाता हूँ। स्टिक माने होता है चुबाना। स्टिक, स्टक, स्टक, स्टिक, स्टक, स्टक। फिर है एक स्ट्राइक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। इसमें सिर्फ आर का अंतर है, एक आर आया है बाकी कुछ नहीं है। जहाँ आर है उसका मतलब है प्रहार, जहाँ आर है वहाँ प्रहार है। आर का मतलब, और स्टिक माने, स्टिक माने चुबाना। स्टिक, स्टक, स्टक। और जहाँ स्ट्रिक वहाँ आर एक्स्ट्रा है बाकी कुछ नहीं। स्ट्रिक, स्ट्रक, स्ट्रक। फिर है फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लाई माने, फ्लाई माने उड़ना। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी याद रखना। फ्लाई, फ्ल्यू यानी कि उड़ना, उड़ता है, उड़ा और उड़ चुका। फ्लाई, फ्ल्यू। फिर आ जाए फ्लो। फ्लो का अर्थ है बहना। फ्लो का अर्थ FLOW। फ्लाई फ्लो नहीं होगी, फ्लाई फ्ल्यू। फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या होगी? फ्ल्यू, ना कि फ्लो। फ्लो नहीं करनी है। तो फ्लाई, फ्ल्यू बोलो। फिर है फ्लो, फ्लड, फ्लड यानी कि बहना। कोई चीज़ बहती है यानी कि पानी का बहाव। फ्लो ऑफ वाटर, तो बहने के अर्थ में आता है फ्लो, और उड़ने के अर्थ में फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। फिर है विंड, WIND। विंड माने घुमाना। विंड माने हवा भी तो होती है, हवा का झोंका। विंड, वाउंड, वाउंड। विंड, वाउंड, वाउंड। विंड माने घुमाना, उसकी सेकंड फॉर्म में वाउंड, वाउंड। विंड, वाउंड बोलो। अर्थ क्या है इसका? और अगर ये वाउंड आ जाए तो इसका अर्थ क्या है फर्स्ट फॉर्म के रूप में? जख्मी करना। जैसे वाउंड, वाउंडेड पर्सन होता है ना, एक घायल व्यक्ति को बोलते हैं वाउंडेड पर्सन, यानी कि घायल व्यक्ति। तो वाउंड माने होता है घायल करता है, यानी कि एक फर्स्ट फॉर्म है। अगर वाउंड फर्स्ट फॉर्म के रूप में आ जाए तो मतलब उसका अर्थ है घायल करना। और वाउंडेड ये किसकी सेकंड फॉर्म है? वाउंड की, ना कि वाइंड की। वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड। फिर है सी सा सीन, यानी कि देखना। सी सा सीन देखना की क्या है? और एक आ जाए सा, SAW फर्स्ट फॉर्म के रूप में, तो उसका मतलब है एक वो होता है ना आरा पे 100 करते हैं 100, यानी कि उसका मतलब है काटना। SAW 100 करना यानी कि काटना। 100 सीड़, सीड़, 100 सीड़। SAW अगर फर्स्ट फॉर्म के रूप में आए तो इसका क्या अर्थ है? आरी से काटना। ये जो 12 मीनिंग है कल याद करके लानी है ढंग से, हैं? हाँ इधर देखो, ऐसे वर्ड्स जो एक्टिव, एडजेक्टिव तथा वर्ब दोनों का कार्य करते हैं। इसको अभी छोड़ो, इसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ये आज तक लिख लिया तुमने। अब ये लिखो, ऐसे वर्ब जिनकी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य नहीं करती है। लिख लो इसको एक बार। ऐसे वर्ब जिनका थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य नहीं करता है।
ये रटनी है, ये 10-12 मीनिंग। जैसे कि हैपन्ड, HAPP, ENED, हैपन्ड माने घटित होना, तो हैपन्ड, लिव्ड, अकर्ड, टेकन प्लेस, ये थर्ड फॉर्म है। हैपन्ड, लिव्ड, अकर्ड, टेकन प्लेस, वेटेड, अराइव्ड, अराइजन, राइजन, फॉलन, सक्सीड, डाइड, डिपेंडेड, कम, कम केम, कम, फिर है कोलैप्स्ड, रिमेंड, ओरिजिनेटेड और लेन। हमने क्या पढ़ा है कि ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका कार्य करती है? ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका कार्य करती है? एडजेक्टिव का। विक्रांत, ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका कार्य करती है? और इंट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करती है क्या? नहीं करती। किसका कार्य करती है? ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करती है। ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव नहीं होती, वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ट्रांजिटिव वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, एडजेक्टिव का कार्य नहीं करेगी। समझ गए? इधर देखो, ऐसे कौन कौन सी वर्ब होती हैं, मतलब ये तो हमको याद रखनी है, जो मतलब एग्जाम में ज़्यादातर आती करती रहती हैं। इनकी अगर थर्ड फॉर्म आ जाए बी के बाद में तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि हैपन्ड, लिव्ड, अकर्ड, बोलो हैपन्ड, लिव्ड, अकर्ड, हैपन्ड, लिव्ड, अकर्ड, हैपन्ड, लिव्ड, अकर्ड। ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनकी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य नहीं करेगी। हैपन्ड, लिव्ड, अकर्ड, बोलो टेकन प्लेस, वेटेड, अराइव्ड, टेकन प्लेस, वेटेड, अराइव्ड, टेकन प्लेस, वेटेड, अराइव्ड, फिर अराइजन, राइजन, फॉलन। हमने एक मीनिंग याद करी थी, कौन सी? फॉल माने गिरना और फैल माने जो गिराना था उसकी थर्ड फॉर्म क्या थी? ट्रांजिटिव वर्ब थी। फैल माने गिराना, फैल, फैल्ड, फैल्ड, तो वो तो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसकी तो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करेगी। लेकिन ये फॉलन कौन सा है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? जिसका अर्थ है गिरना, जिसका अर्थ है फॉलन। अराइजन, राइजन, फॉलन, ये 17 जो मीनिंग है याद करनी है, मैं पूछूंगा इनको। फिर है सक्सीडेड, डाइड, डिपेंडेड, सक्सीडेड, डाइड, डिपेंडेड, सक्सीडेड, डाइड, डिपेंडेड। फिर है कम, कोलैप्स्ड, रिमेंड, कम, कोलैप्स्ड, रिमेंड। कोलैप्स माने होता है ढह जाना। कोई बिल्डिंग है बरसात में ढह गई तो उसको बोलते हैं कोलैप्स हो गई। कम, कोलैप्स्ड, रिमेंड। रिमेंड का मतलब है बचना। हाँ, कम, कोलैप्स्ड, रिमेंड। फिर है ओरिजिनेटेड। ओरिजिनेटेड का मतलब उत्पन्न होना, तो ओरिजिनेटेड और लेन। लेन माने होता है लेटना। लेन माने जो लाई की है थर्ड फॉर्म में, लाई, ले, लेन। लाई की थर्ड फॉर्म क्या है? लेन। इसका अर्थ है लेटना। कितनी मीनिंग है? 17। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनकी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य। और एडजेक्टिव कहाँ पे आता है? बी के बाद। एडजेक्टिव कहाँ आता है? बी। कौन कौन सी? बी किसको बोलते हैं? ये जा रहे हैं वाज वर, विल बी, शैल बी, और एक गॉट, और एक और होती है बीन। इसको लिख लो, बीन को। यानी कि इनके बाद क्या आएगा? इनके बाद क्या आएगा भाई? एडजेक्टिव ही आएगा। अगर बी के बाद में आईएनजी फॉर्म आ रही है तो क्या होगा? वो फिर टेंस की बात हो जाती है।
हाँ ये देखो, अब एग्जांपल देखो कि बी के बाद इनके थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता। कौन कौन सी वर्ब में? 17 वर्ब में। 17 वर्ब में याद हो गई, ये कल याद कर लेना। जैसे कि अगर बी के बाद में आ भी जाती है गलती से ये थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस कैसा है? गलत है। जैसे कि द एक्सीडेंट वाज, ये वाज किसका रूप है? ये जो वाज है, ये वाज किसका रूप है? बी का। और बी के बाद में क्या आ गया? हैपेंड, जो कि नहीं आना चाहिए। भाई बी के बाद में क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एडजेक्टिव वाली, लेकिन ये जो थर्ड फॉर्म है ये एडजेक्टिव का कार्य नहीं करती हैं, इसलिए ये गलत हो गया। द एक्सीडेंट वाज हैपेंडेड, ये गलत हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी के बाद में इंट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये जो 17 मीनिंग है ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब के क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए ये एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए ये हाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बी के बाद में सिर्फ एडजेक्टिव आएगा। तो हैपेंडेड जो है ये एडजेक्टिव नहीं है। हैपेंडेड क्या है? एडजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि ये इंट्रांजिटिव, इसलिए ये क्या नहीं है? एडजेक्टिव नहीं है। क्या नहीं है? और बी के बाद में क्या आता है और क्या नहीं आता है? इंट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए? तो वाज क्या है? बी का रूप है, और हैपेंडेड क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये गलत हो गया, ये नहीं आएगा। अगला देखो, ही हैज़ बीन सक्सीडेड, ये बीन देखो किसका रूप है? बी का। बी के कौन कौन से रूप होते हैं? हाँ, इज आर एम, वाज वर, शैल बी, विल बी, गॉट और बीन, ये किसके रूप हैं? बी के। इनके बाद में क्या आता है? एडजेक्टिव, ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव आता है। अगला देखो, ही हैज़ बीन, ये भी आ गया। इसके बाद में क्या आ गया? सक्सीडेड, ये देखो सक्सीडेड, जो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एडजेक्टिव का कार्य नहीं करते हैं। आगे देखो, द चाइल्ड वाज स्लेप्ट, ये वाज क्या है? बी का रूप है, और इसके बाद में स्लेप्ट आ गया, जो नहीं आना चाहिए। भाई बी के बाद में स्लेप्ट आ सकता है क्या? इसमें स्लेप्ट लिखा हुआ नहीं है क्या? लिख लेना स्लेप्ट। भाई इंट्रांजिटिव वर्ब तो बहुत होती हैं, लेकिन ये 17 तो इम्पोर्टेंट लिखी हुई हैं। स्लेप्ट, द चाइल्ड वाज स्लेप्ट ऑन द बेड, तो बी के बाद में ये नहीं आएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे देखो, द ट्रेन विल भी, ये देखो बी खुद आ गया, बी के बाद में ये अराइव्ड आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। आगे देखो, द पेशेंट वाज डाइड, वाज के बाद में डाइड आ गया, आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर देखो, ही इज डिपेंडेड, ये इज क्या है? बी का रूप है, बी के बाद में क्या आ गया? डिपेंडेड, बी के बाद में डिपेंडेड नहीं। अब बी के बाद में हैपेंडेड आएगा क्या? लिव्ड आएगा क्या? अकर्ड आएगा क्या? टेकन प्लेस, वेटेड, अराइव्ड। अब तुम एक बार बोलो ये कौन कौन सी वर्ब है? हैपेंड, लिव्ड, अकर्ड, टेकन प्लेस, वेटेड, अराइव्ड, अराइजन, राइजन, फॉलन, सक्सीडेड, डाइड, डिपेंडेड, कम, कोलैप्स्ड, रिमेन्ड, ओरिजिनेटेड और लेन, और एक और है स्लेप्ट। ये क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन एडजेक्टिव नहीं है। समझ गए? और बी के बाद में क्या आता है? एडजेक्टिव। बी के बाद में अगर ये आ जाता है तो वाक्य हमारा, हाँ ये देखो कि ये अगर ये एडजेक्टिव तो नहीं है, थर्ड फॉर्म तो है। भाई थर्ड फॉर्म कहाँ आती है? परफेक्ट के बाद आती है ना। परफेक्ट में हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव के बाद आती है, तो वहाँ तो ये आ ही सकती है, नहीं आ सकती है क्या? तो हमारा यही है, देखो, हालांकि हैव, हैज तथा हैड के बाद इन क्रियाओं की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो सकता है। हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव भी तो है, उनके बाद भी इनका प्रयोग हो सकता है, क्योंकि वहाँ ये सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आई है, ना कि एडजेक्टिव के रूप में।
ये एडजेक्टिव क्या होता है तुमको मैं अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा बाद में। ये लिख लिया ना सभी ने कि इनका जो प्रयोग है थर्ड फॉर्म के रूप में हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में नहीं। और एडजेक्टिव कहाँ पे आता है? बी के बाद में। एडजेक्टिव कहाँ पे आता है? कहाँ पे आता है? जैसे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनकी जो थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव होती है क्या? नहीं होती, ये सिर्फ थर्ड फॉर्म में होती है जो प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में यूज होती हैं। एक मीनिंग लिख लो कावर्ड। कावर्ड माने कायर व्यक्ति। लिखो भाई बी प्लस आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। लिख लिया? लिखो बी के बाद अकेली नाउन नहीं आएगी। वह नाउन एडजेक्टिव के साथ आएगी। वह नाउन आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव। वह नाउन आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव के साथ आएगी। समझ गए इस चीज़ को? हाँ, बी के बाद में अकेले नाउन नहीं आएगी। ये लिख लिया सभी ने? ये बी क्या है भाई साहब? ये अमरीशपुरी है। नाउन अकेले नहीं आएगी। नाउन आएगी तो किसके साथ आएगी? एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल। इसका एक एग्जांपल लिखो। लिखो भाई यू आर ए कावर्डली पर्सन। यू आर ए कावर्डली पर्सन। लिख लो भाई कावर्ड माने कायर व्यक्ति, यानी ये तो है नाउन। और कावर्डली, कावर्डली ये क्या है? एडजेक्टिव। कायर